नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर में भारत स्मार्ट सिटी पुरस्कार प्रदान किया। साथ ही सतत विकास लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा में हासिल करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता की। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एनआईए का छापा। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों और नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को इस वर्ष 1 अक्टूबर से बढ़ाने का निर्णय लिया है। विश्व भर में आज पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निर्धारित समय पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का आह्वान किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 की विजेता को सम्मानित करने के बाद जनसमूह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सतत विकास लक्ष्य के सफल कार्यान्वयन के लिए स्थानीय स्तर की भागीदारी आवश्यक है। राष्ट्रपति ने कहा कि इंदौर जैसे शहरों में जन भागीदारी ने स्वच्छ तथा हरित शहर सुनिश्चित किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी शहरों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिक ठोस प्रयास करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में कई तरह के उपाय पहले ही किए जा चुके हैं। इस अवसर पर केंद्रीय शहरी और आवासन कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि स्मार्ट सिटीज मिशन समूचे देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद स्मार्ट सिटीज मिशन ने अच्छा प्रदर्शन किया है। श्री पुरी ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के भारत के उद्देश्यों का एक मुख्य घटक है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कहा कि शहरों को स्मार्ट और स्वच्छ बनाने के लिए जन भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने मध्य प्रदेश के प्रत्येक शहर में स्वच्छता लाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत आने वाले वर्षों में विश्व की 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अहमदाबाद की साइंस सिटी में हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने देश के व्यवसायियों और निवेशकों से उन उभरते क्षेत्रों में निवेश करने की अपील की जिनमें देश के विकास और भारत को 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनका सपना गुजरात को देश के विकास का इंजन बनाना था और अब जब वे भारत के प्रधानमंत्री हैं तो उनका सपना भारत को विश्व के विकास का इंजन बनाना है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के 20 वर्ष की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यात्रा उस समय शुरू हुई थी जब गुजरात का वित्तीय क्षेत्र भयानक भूकंप और हिंसा के कारण विशेष रूप से संकट में था। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में गुजरात को विदेशी निवेश के पसंदीदा मुकाम के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 20 वर्षों से अधिक समय में गुजरात की छवि व्यापारिक राज्य से निर्माण और उत्पादन के केंद्र के रूप में जबरदस्त रूप से बदल गई है। उन्होंने कहा कि मोटर वाहन, रसायन, वस्त्र, रत्न और आभूषण के क्षेत्र में गुजरात देश में आगे है। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत, अर्सेलर मित्तल के कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मी मित्तल सहित बहुत से दिग्गज उद्योगपति भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने आज छोटा उदयपुर में 5200 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं में उत्कृष्ट विद्यालय मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 4500 करोड़ रुपए की स्कूलों की ढांचागत परियोजनाएं भी शामिल हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में खालिस्तानी गैंगस्टर गठजोड़ पर कार्रवाई करते हुए कई स्थानों पर छापेमारी की। इन राज्यों में 50 से अधिक स्थानों पर छापेमारी चल रही है। एनआईए के सूत्रों ने बताया कि दूसरे देशों में स्थित खालिस्तानी और गैंगस्टर तत्व भारत में हवाले के जरिए ड्रग्स और हथियारों के लिए फंडिंग कर रहे हैं। जांच एजेंसी को खालिस्तानी आईएसआई और गैंगस्टर गठजोड़ के बारे में सुराग मिले थे। गिरफ्तार गैंगस्टरों और खालिस्तानियों से मिली जानकारी से पता चला है कि खालिस्तानी गैंगस्टर गठजोड़ आतंकवादी फंडिंग, हथियार आपूर्ति और विदेशी धरती से देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करने में शामिल है।
केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों और नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को इस वर्ष 1 अक्टूबर से बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह अधिनियम अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ जिलों और पुलिस थाना इलाकों में कई वर्षों से लागू है और समय समय पर इसे बढ़ाया जाता रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की 24 मार्च 2023 की एक अधिसूचना में कहा गया था कि केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा नामसाई जिले के अंतर्गत आने वाले नामसाई, महादेवपुर और चौगाम पुलिस थाना क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया। अरुणाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की फिर से समीक्षा की गई है। इसके बाद अब अरुणाचल प्रदेश के तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा नामसाई जिले के अंतर्गत आने वाले नामसाई, महादेवपुर और चौगाम पुलिस थाना क्षेत्रों को 1 अक्टूबर 2023 से 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। अलग से जारी एक अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने नागालैंड के 8 जिलों और 5 अन्य जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों को भी 1 अप्रैल 2023 से अशांत क्षेत्र घोषित किया था। कानून व्यवस्था की पुनर्समीक्षा के बाद नागालैंड के दीमापुर, न्यूलैंड, चुमोवेक, दीमा, मोन, कफिरे, नोकलॉक, फेक और पेरेन जिलों में तथा कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेंग, वोका और जून हेम्पोतो जिलों के कुछ क्षेत्रों को इस वर्ष 1 अक्टूबर से फिर से अशांत घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम IFC ने हरित वित्तीय पहल को समर्थन देने के लिए सक्रिय नीति उपायों के जरिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में भारत के प्रयासों की सराहना की है। IFC ने कल भारत में जलवायु निवेशों के लिए मिश्रित वित्त पर एक रिपोर्ट जारी की। IFC ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि भारत राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान देकर 2030 से पहले अपने जलवायु कार्रवाइयों को हासिल करने के मार्ग पर अग्रसर है। इसने कहा कि भारत अपने जलवायु कार्रवाई में योगदान करने के उचित हिस्से की तुलना में केवल G20 राष्ट्र ही 2 डिग्री तापमान बढ़ने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2015 में अपनी प्राथमिकता वाली क्षेत्र की योजना के अंतर्गत छोटे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को शामिल किया है। हरित बोर्ड जारी किए जाने के बाद भारत ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं में दूसरे सबसे बड़े हरित बोर्ड विकसित किए हैं। इसका कहना है कि निजी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों ने $10 बिलियन से अधिक की लागत के हरित बोर्ड जारी किए हैं। भारत सरकार की संप्रभु हरित बोर्ड पहल की सराहना करते हुए IFC ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हरित वित्त के लगभग $2 बिलियन के कुल लक्ष्य के 50% हिस्से के पहले अंश को इस वर्ष फरवरी महीने तक बढ़ा दिया है। IFC की रिपोर्ट में भारत की COP26 की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पंचामृत प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कल अमृतसर में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक हुई। इस बैठक में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपालों, चंडीगढ़ के प्रशासक, सदस्य राज्यों के वरिष्ठ मंत्रियों, केंद्रीय गृह सचिव, अंतर्राज्य परिषद सचिवालय के सचिव, सदस्य राज्यों के मुख्य सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तथा केंद्रीय मंत्रियों और विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में 28 मुद्दों पर चर्चा हुई। गृहमंत्री के अनुरोध पर परिषद ने चंद्रयान 3 की अभूतपूर्व सफलता, G20 शिखर सम्मेलन में भारत के नेतृत्व और विश्व कल्याण के लिए उठाए गए कदमों की विश्वव्यापी सराहना और संसद में ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल पारित किए जाने का स्वागत किया। वाशिंगटन में कल रात भारत और अमेरिका के बीच 2+2 अंतरस्तरीय संवाद हुआ। आपसी संबंधों में बदलाव की गति का उल्लेख करते हुए दोनों देशों ने मिलजुल कर और संचालन व्यवस्था में सहयोग को आगे मजबूत करने के अवसरों के संबंध में चर्चा की। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के अनुसार दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त समुद्री गतिविधियों के संबंध में विचार विमर्श किया। साथ ही साथ अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय की अपर सचिव वाणी राव और रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव विश्वास नेगी ने किया। वहीं अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व हिंद प्रशांत सुरक्षा मामलों के लिए रक्षा विभाग के सहायक मंत्री डॉ. एली रैटनर और दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने किया। दोनों पक्षों के अधिकारियों ने संपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी गतिविधियों और सामरिक प्राथमिकताओं के संबंध में बातचीत की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।